अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद अज़ीम। आई होप सो तमाम एस्पायरेंट्स खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमारा सीआरपीसी का जो सेशन है वो स्टार्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 10 और चैप्टर 13 को कवर किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 14 को कवर करेंगे जो कि 154 से लेके 176 तक है। काफ़ी लेंथी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम एसडीओ पैरा के एग्ज़ाम के अंदर भी यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस लिए गए थे, ठीक है? तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वो तमाम बच्चे जो हमारे इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ग्रुप एडमिन से कांटेक्ट करके तो वो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वन लाइनर प्रोवाइड किए जाएंगे, हमारी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही साथ आप हमारी जो डेली की टेस्ट सेशन सीरीज़ है वहाँ पे भी ऐड हो जाएंगे और इंशाल्लाह गिवन टाइम के अंदर आपकी अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी ताकि आप इस टेस्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहला सेक्शन है 154 है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। तो बेसिकली दो टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, केसेस होते हैं, कॉग्निजेबल केसेस और नॉन कॉग्निजेबल केसेस। तो वो बच्चे जिनका लॉ से बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए कुछ इसका एक टिप बताता हूँ कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। कॉग्निजेबल का मतलब होता है पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। तो कॉग्निजेबल से आप ऐसे याद रख सकते हैं पुलिस कैन अरेस्ट। और कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस होते हैं, केसेस होते हैं, वो बड़े जुर्म होते हैं जिसमें पुलिस को जो है वो मजिस्ट्रेट की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होती मुजरिम को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है? तो इसमें हमारे पास जो सबसे और नॉन कॉग्निजेबल जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो वहाँ पे पुलिस को मजिस्ट्रेट की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। तो 154 जो है वो हमें क्या एक्सप्लेन करता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। If information about a cognizable offense is given orally to the officer in charge, it must be reduced to writing by him or under his direction। ठीक है, अगर पुलिस को किसी बड़े जुर्म की जो है वो खबर मिलती है, कोई खबरी जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है, तो थाना इंचार्ज क्या करेगा, वो या तो खुद से रिपोर्ट लिखेगा या उस अपने किसी सबॉर्डिनेट को डायरेक्शंस देगा और वो थाना इंचार्ज की डायरेक्शन पे एक रिपोर्ट लिखेगा। उसके बाद क्या है, जो रिपोर्ट है वो जो है वो इन्फॉर्मेंट को पढ़ के सुनाई जाएगी, ठीक है? द रिटन इंफॉर्मेशन मस्ट बी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इन्फॉर्मेंट की जानब से वो उसको पढ़ के सुनाई जाएगी कि आप एक दफ़ा सही से सुन लो, क्या यही कुछ आपने बताया था, वही कुछ हमने लिखा है या हमने कुछ ज़्यादा या कुछ कम तो नहीं लिख दिया। तो इन्फॉर्मेंट को ये पूरा राइट है, ये ना वो कल को कहे कि मैंने तो इन्हें कुछ और बताया था, इन्होंने कुछ और लिख दिया। उसके बाद क्या है, द इंफॉर्मेशन मस्ट बी साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट। तो जो इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट इंफॉर्मेशन की बेस पे रिपोर्ट लिखी गई है, वो जो इन्फॉर्मेंट है उससे साइन भी करवाई जाएगी कि कल को ये ना मुकर जाए हमें झूठी इन्फॉर्मेशन दे के कि भाई मैंने तो ये कुछ ऐसा कहा ही नहीं था, मैंने तो लिखवा ही नहीं थी। तो उसकी सिग्नेचर लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है 154 हमें फर्दर क्या एक्सप्लेन करता है, द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन मस्ट बी एंटर्ड इन अ बुक रजिस्टर केप्ट इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो जो रिपोर्ट है वो उसको इस तरह से ही रजिस्टर में ऐड किया जाएगा जैसा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है 155। तो 155 जो है वो है नॉन कॉग्निजेबल केसेस से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, कि अगर आपको किसी छोटे जुर्म की खबर मिलती है, कोई मुखबरी आके उसकी करता है, तो तब आपने क्या करना है। तो इसमें हमारे पास 155(1) हमें क्या कहता है, इफ इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विद इन the station limits, the officer in charge must enter its substance in the register and refer the informant to the magistrate। अगर जो थाना इंचार्ज है उसको किसी छोटे जुर्म की इत्तला मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मतलब कोई ऐसे औजार रखे हैं जिनसे लॉक मास्टर है या कोई बंदा है उसके पास कोई ऐसे औजार हैं जिनसे दुकानों का ताला तोड़ा जाता है, ठीक है? या शक की बुनियाद पे किसी की इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई छोटे मोटे जुर्म की लड़ाई की मिलती है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जहाँ पे डायरेक्ट जो है वो थाना इंचार्ज जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकता या इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, वो छोटे जुर्म की इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड करेगा और वो जो मजिस्ट्रेट है, एरिया मजिस्ट्रेट है जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में वो एरिया आता है, उनको रेफ़र करेगा। अब वो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे आगे, वो उस इन्फॉर्मेशन पे आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पुलिस को गाइडलाइंस देंगे, ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास आता है 155(2) आता है, पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट एन ऑर्डर ऑफ अ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट। तो पुलिस जो है वो विदाउट फर्स्ट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो नॉन कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती और हैविंग पावर टू ट्राई
द केस और सेंड इट टू द ट्रायल टू कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। और मजिस्ट्रेट जो है वो ऐसे केस को खुद भी मतलब इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उस पर ट्रायल कर सकता है, और कोर्ट ऑफ सेशन को भी जो है वो भेज सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए या फर्दर चीज़ों के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 155(3) आ जाता है, if police receives such magistrate's order, police may use same investigation power as cognizable cases, एक्सपेक्ट अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। तो पुलिस को अगर मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से ऑर्डर मिलता है कि आप भाई इन्वेस्टिगेशन करें, तो पुलिस सेम इन्वेस्टिगेशन पावर्स को यूज़ करेगी जैसे वो कॉग्निजेबल केसेस में करती है, बड़े जुर्म में करती है। वो वैसे ही सेम पावर्स को यूज़ करते हुए इन्वेस्टिगेट करेगी, हाँ। बट पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में आपको मजिस्ट्रेट की अप्रूवल लेना ज़रूरी होती है, और विदाउट आप मजिस्ट्रेट अप्रूवल वो आप किसी को वहाँ पे अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास 156, इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निजेबल केसेस, ठीक है। तो कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या होगा, तरीका क्या होगा, ठीक है। तो 156 हमें ये बताता है, इसमें 156(1) हमें क्या बता रहा है, ऑफिसर इन चार्ज में इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस केस विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर इफ अ कोर्ट हैविंग लोकल jurisdiction कुड इंक्वायर और ट्राई इट, ठीक है। तो थाना इंचार्ज जो है वो मजिस्ट्रेट के हुक्म के बगैर जो है वो जो बड़े जुर्म होते हैं उनकी जो है वो तफ्तीश कर सकता है, बशर्ते ये है कि वो मजिस्ट्रेट जिसने उसको सुनना है उसकी लोकल jurisdiction में आता हो, ठीक है। तो बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशन से पहले होती है वो एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजना होती है कि हम किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, और उसके लिए आपको मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का वेट करना ज़रूरी नहीं है। जो थाना इंचार्ज है वो कॉग्निजेबल केस में रिपोर्ट जो है उसको भेज के तो इन्वेस्टिगेशन पे जा सकता है, ठीक है। इसको हम नीचे जो है वो पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पे इसके लिए यही याद रखें कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था वो विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के आप उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद 156(2) हमें क्या बताता है, पुलिस प्रोसीडिंग इन सच इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड एट एनी स्टेज ओनली ऑन द ग्राउंड दैट द ऑफिसर वाज नॉट एम्पावर्ड अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। तो ऐसी तफ्तीश जो कि मतलब उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में इस बेस पे कि ऑफिसर के पास पावर नहीं थी कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता, ठीक है। क्योंकि अब देखें वो ऑफिसर की पावर को चैलेंज कर सकते हैं कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, बट ऑफिसर जो है वो ये इस तरह से एम्पावर है कि वो कह रहा है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की मैं खुद से कर सकता हूँ, तो वो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता सिर्फ इस बेस पे कि वो एम्पावर नहीं है। उसके बाद जो 156(3) है वो हमें क्या एक्सप्लेन करता है, अ मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर द सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो जो सेक्शन 190 है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है, वो ऑर्डर कर सकता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन की जाए कॉग्निजेबल ऑफेंस की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 156(4) आ जाता है, पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट पीपीसी 497 498 expect on a complaint by husband or in his absence by a person who had care of the woman on his behalf at the time, ठीक है। तो ये बेसिकली सेक्शन हमें जो है सब सेक्शन हमें क्या एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी औरत पे फॉर एग्जांपल बदकिरदारी का इल्ज़ाम है तो पुलिस जो है वो किस केस में इन्वेस्टिगेट कर सकती है, जब वो रिपोर्ट उसके हस्बैंड की तरफ से हो या उस पर्सन की जानब से हो जो कि उसका पालने वाला या देखभाल करने वाला है, ठीक है। विदाउट किसी ऐसे पर्सन के पुलिस ऐसे केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 157, प्रोसीजर वेयर कॉग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्टेड। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीजर आगे क्या होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उनका प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। 157(1) हमें क्या एक्सप्लेन करता है, इफ ऑफिसर इन चार्ज सस्पेक्ट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ही कैन इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 156, ही मस्ट forthwith send a report to magistrate empowered to take cognizance on a police report। तो वही चीज़ जो मैं आपको ऊपर बता रहा था यहाँ पे वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है जो 156(1) के अंदर हमने देखी थी। इफ़ ऑफिसर इन चार्ज सस्पेक्ट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ही कैन इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 156, ही मस्ट forthwith सेंड अ रिपोर्ट टू अ मजिस्ट्रेट empowered टू टेक कॉग्निजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे वही वो चीज़ कह रहा है कि अगर थाना इंचार्ज को जो शुबा होता है अगर किसी बड़े जुर्म का जिसकी वो तफ्तीश जो है वो 156 के अंडर कर सकता है, तो वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा,
और उस पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा। तो रिपोर्ट वो पहले भेजेगा, ठीक है? रिपोर्ट भेज देगा कि जैसे कि कत्ल हुआ है वहाँ पे, हम उसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन करना चला जाएगा, ठीक है? लेकिन वो मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट भेजेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 157(1) आ जाता है, ठीक है? उसमें फर्दर क्या हमें एक्सप्लेन किया गया है, ही मस्ट प्रोसीड इन पर्सन और depute a subordinate officer not below the rank prescribed by the provincial government to go to the spot, investigate facts and take measures for discovery arrest if necessary, ठीक है? तो वो जो है थाना इंचार्ज जो है वो जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करेगा, या तो खुद उस साइट को विजिट करेगा जो जहाँ पे क्राइम हुआ है, ठीक है? या उसका जो सबऑर्डिनेट है, कोई उसका जूनियर है, लेकिन वो जूनियर कम से कम उस रैंक का होना चाहिए जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से डिफाइन है, ठीक है? जैसे कि सब इंस्पेक्टर, ठीक है? तो वो उस जगह पे जाएंगे और जो है वो जुर्म की तफ्तीश करेंगे, मुलजिम की तलाशी भी ले सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे कॉग्निजेबल केस है तो उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं, गिरफ्तारी के इकदाम भी किए जा सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ प्रोवाइज़ो आते हैं, ठीक है? प्रोवाइज़ो ए हमारे पास क्या है, इफ़ इंफॉर्मेशन नेम्स अ पर्सन एंड केस इज़ नॉट सीरियस, ऑफिसर नीड्स नॉट गो पर्सनली और डिप्यूट समवन फॉर स्पॉट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? अगर इत्तला में जो मुलजिम है या जिस इंफॉर्मेशन या मुखबर ने किसी का नाम जो है वो दिया है और केस इतना संगीन नहीं है, या मुलजिम पहले से ही नामजद है, तो वहाँ पे जो इंचार्ज है उसको खुद जाने की ज़रूरत नहीं है, या वो ज़रूरी ना समझे, या वो समझे कि ऑलरेडी नामज़द है बंदा, मतलब वो यूज़ टू ऑफेंडर है, या वो मतलब ऐसे काम करता रहता है, चोरियों डकैतियों में उसका नाम है, उस पे पहले से भी एफआईआर्स हैं, ठीक है? तो नामज़दगी के ऐसे जो जुर्म होते हैं वहाँ पे वो फिर खुद से नहीं जाते, वो रिपोर्ट लिख लेते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन प्लेस पे नहीं जाते, या ज़रूरत नहीं, अगर ज़रूरत ना फ़ील हो तो जाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जो है प्रोवाइज़ो बी है हमारे पास, इफ़ ऑफिसर सीज नो सफिशिएंट ग्राउंड टू इन्वेस्टिगेट ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट। अगर जो अफसर है या तफ्तीश करने वाला है उसको कोई मतलब सॉलिड ग्राउंड नज़र ना आए, सफिशिएंट ग्राउंड नज़र ना आए तफ्तीश की, तो वो तफ्तीश नहीं करेगा, ठीक है? उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है 157(2) आ जाता है। उसमें हमारे पास क्या है, इन प्रोवाइजो ए एंड बी सिचुएशंस ऑफिसर मस्ट स्टेट रीजंस इन रिपोर्ट फॉर नॉट कंप्लाइंग फुली, ठीक है? तो ए और बी अगर प्रोवाइजो किसी केस में आती हैं, या ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे प्रोवाइजो ए और बी आ जाती है, तो जो ऑफिसर है वो जो रिपोर्ट है उसमें दर्ज करेगा कि उसने क्यों ज़रूरी समझा कि वो नहीं वहाँ पे गया, और उसने तफ्तीश करना मुनासिब क्यों नहीं समझा, उसने साइट को विज़िट करना मुनासिब क्यों नहीं समझा। तो उसे प्रॉपर रिपोर्ट में वो रीज़न्स जो हैं वो डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 157(2) आ जाता है। उसमें हमारे पास फर्दर क्या आता है, इफ़ ही डज़ नॉट इन्वेस्टिगेट ड्यू टू नो सफिशिएंट ग्राउंड ही मस्ट नोटिफाई द इन्फॉर्मेंट फॉरथविथ इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो अगर तफ्तीश ना करने की वजह जो है, अगर वो किसी वजह से नहीं तफ्तीश करने गया, या कोई ऐसी रीजंस क्रिएट हुई हैं, तो उसको जो इन्फॉर्मेंट है, खबरी है, या जो अपनी कंप्लेन लिखवाने आया है, उसको बताना पड़ेगा कि ये रीजंस हैं, और उसको एक प्रॉपर वे में प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जैसे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास वो 158 है। उसमें हमारे पास क्या है कि आपने रिपोर्ट कैसे सबमिट करनी है। रिपोर्ट्स अंडर 157 हाउ टू सबमिट, ठीक है? तो हाउ टू सबमिट जो आपने प्रोसीजर किया है 157 के अकॉर्डिंग, तो आपने अब 158 में उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ठीक है? इससे पहले आपने इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया, प्रोसीजर भी कर लिया, अब आपने उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ठीक है? तो 158(1) हमें क्या एक्सप्लेन करता है, report to magistrate under 157 shall, if provincial government direct, to be submitted through a superior police officer appointed for this purpose, ठीक है? तो अगर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हदायत हो, कोई ख़ास नौयत का केस हो या सीरियस केस हो, तो उसमें वो जो है वो थाना इंचार्ज को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि आपने खुद से रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को नहीं देनी है, आपने किसी आला अफसर के थ्रू देनी है। उसमें फिर जो है वो डीएसपी, एएसपी या एसपी जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, एसएचओ साहब जो हैं उन्हें रिपोर्ट देते हैं, और वो आगे अपनी मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके जो है वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है?
उसके बाद 158(2) हमारे पास क्या आता है, सुपीरियर ऑफिसर में गिव इंस्ट्रक्शंस, रिकॉर्ड देम ऑन रिपोर्ट एंड ट्रांसमिट रिपोर्ट विदाउट एनी डिले टू मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो आला अफसर जो है वो रिपोर्ट को चेक करेगा, अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ऑर्डर्स करेंगे, और उसके बाद अगर ज़रूरत नहीं होती और रिपोर्ट ठीक होती है तो वो मजिस्ट्रेट साहब को पेश कर दी जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 159 मजिस्ट्रेट्स पावर ऑन रिसीविंग रिपोर्ट। जब मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट रिसीविंग होगी तो उनके दायरा इख्तियार में क्या क्या चीज़ें हैं, पावर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो हम देखते हैं। 159 हमें क्या एक्सप्लेन करता है, ऑन रिसीविंग रिपोर्ट मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीड हिमसेल्फ एट वंस और डिप्यूट सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट साहब को जब रिपोर्ट रिसीव होगी तो वो क्या करेंगे कि वो मज़ीद तफ्तीश का भी हुक्म दे सकते हैं। ठीक है, और प्रोसीड हिमसेल्फ एट वंस, और ख़ुद से भी जो है वो तफ्तीश कर सकते हैं। ठीक है, और डिप्यूट सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट, ठीक है, या वो अपने जो सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट है उनको भी इंक्वायरी का हुक्म दे सकते हैं। तो तीन चीज़ें, या तो वो जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, और अपने किसी जो सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट है उसको भी जो है वो मतलब फर्दर इंक्वायरी के लिए भेज सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट सेक्शन है 160 अटेंडेंस ऑफ विटनेस। ठीक है, कि जो गवाह हैं उन्होंने आके हाज़िरी कैसे देनी है और उसका क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, तो 160 हमें क्या एक्सप्लेन करता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में बाय रिटन order require attendance of any person within his station limits or adjoining station limits who appears acquainted with the circumstances पर्सन मस्ट अटेंड। ठीक है, तो जो तफ्तीशी अफसर है वो तहरीरी हुक्म के थ्रू जो है वो अपने थाने की हदूद में किसी भी शख्स को तलब कर सकता है, या उसकी चौकी की हदूद में, थाने की हदूद में जो चौकी आती है वहाँ पे भी वो तलब कर सकता है, और जो जिस पर्सन को जो कि केस के बारे में कुछ भी जानते हैं उनको बुलाया जा सकता है, और उन्हें वहाँ पे पेश होकर अपनी हाज़िरी देना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो है ये ज़रूरी है कि उस पर्सन ने ज़रूर जाना है और वहाँ पे जाके अपनी अटेंडेंस देनी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास वो है 161 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, कि पुलिस ने जो है वो विटनेस को एग्जामिन कैसे करना है और उनके गवाहों के जो बयान है वो कैसे लेने हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास आता है 161, उसकी वन क्लॉज है। ठीक है, सब सेक्शन 1 है, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर और अनदर ऑफिसर of prescribed rank acting on requisition may examine orally any person supposed to know facts। ठीक है, तो तफ्तीशी अफसर या कोई भी ऐसा अफसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो ज़ुबानी भी बयान ले सकता है, और हक़ाइक़ को जानने के लिए जो है वो आपसे सवाल जवाब कर सकता है और आपसे ज़ुबानी चीज़ें ले सकता है या बयान ले सकता है। ठीक है, उसके बाद 161(2) आता है हमारे पास, पर्सन मस्ट आंसर ऑल क्वेश्चन रिलेटिंग टू केस एक्सपेक्ट दोज टेंडिंग टू एक्सपोज हिम टू क्रिमिनल चार्ज। ठीक है, तो शख्स तमाम सवालों के जवाब देगा सिवाय उनके जो उसी को मुलजिम साबित करने के लिए पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब देना उस पर ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो मुलजिम ऐसे सवालों के जवाब नहीं देगा। हाँ, वो वहाँ पे लॉयर की रिक्वेस्ट कर सकता है, तो वो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो उन सवालों का जवाब दे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 161(3) आ जाता है, पुलिस में रिड्यूस स्टेटमेंट इनटू राइटिंग इफ ही डज ही मस्ट मेक अ सेपरेट रिकॉर्ड फॉर ईच पर्सन। ठीक है, पुलिस जो है वो बयान को तहरीर करेगी और हर एक शख्स से उसका अलग अलग बयान भी ले सकती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेक्शन 161। ठीक है, तो इसमें आपने ये देखा है कि जो पुलिस का विटनेस को एग्जामिन करने का तरीका है वो किस तरह से है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है 162। उसमें हमारे पास 162 में क्या है, स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट साइन एंड यूज इन एविडेंस। ठीक है, कि जो स्टेटमेंट्स पुलिस को दी जाएंगी वो वो उनको उन पे साइन या सिग्नेचर नहीं लिया जाएगा और उनको एज अ एविडेंस कोर्ट में यूज नहीं किया जाएगा। इसमें हमारे पास जो 162(1) मेन रूल है वो क्या है। ठीक है, इसका जो मेन पर्पज है, स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट साइन एंड यूज इन एविडेंस। ठीक है, इसका मेन थीम क्या है हमारे पास, तो मेन रूल हमें ये कहता है, नो स्टेटमेंट टू पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इफ रिटन शैल बी साइंड एंड शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस एट इंक्वायरी ट्रायल एक्सपेक्ट एज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो तफ्तीश के दौरान पुलिस को दिया गया जो भी बयान है उस पर अगर वो आपसे कोई बयान लेते हैं और कोई रिटर्न स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं और आप से उस पर साइन नहीं वो ले सकते। ठीक है, और वो जस्ट एक बयान ही होगा। ठीक है, और उसको ट्रायल और इंक्वायरी के दौरान उस इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वो एक आपसे बयान लेंगे और ये पुलिस के सामने आप बयान दे रहे हैं, आप अदालत के सामने नहीं बयान दे रहे
कि उस पे कोई मतलब वो जो है वो आपको उस बयान की बेस पे आप पे कोई फ़ैसला किया जाए, ठीक है? उसके बाद इसमें कुछ प्रोविज़ो हैं, ठीक है? कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं, जैसे कि कॉन्ट्रडिक्शन है। तो अब कॉन्ट्रडिक्शन क्या होती है इसमें, ठीक है? तो कॉन्ट्रडिक्शन बेसिकली आपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्ट्रडिक्शन ये होती है कि पुलिस के सामने जो है मुल्ज़िम है या कन्विक्टेड पर्सन है या उसने कोई बयान दिया है, ठीक है? अगर उसने पुलिस के सामने एक बयान दिया है और अदालत में वो कोई दूसरा बयान दे देता है, तो अब वहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कॉन्ट्रडिक्ट आ गई, ठीक है? कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। अब पुलिस क्या कहेगी कि इसने हमें यहाँ पे ये बयान दिया था और आपके सामने ये अब ये बयान दे रहा है, ठीक है? मतलब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है? तो इस कंडीशन में उसको कैसे देखा जाएगा? If a prosecution witness statement was reduced to writing, court shall on accused request refer to it and provide a copy to accused so it may be used to contradict under Evidence Act 1 Section 150 45, ठीक है? तो अगर जो है अब जो प्रोसिक्यूशन क्या करेगी, ठीक है? वो इस पे जो है वो सवाल करेगी कि इसका आप वो रिटन स्टेटमेंट चेक करें, ठीक है? इसने वहाँ पे पुलिस को क्या बयान दिया और ये अब यहाँ पे क्या बयान दे रहा है। तो जो कोर्ट है वो एक्यूज़्ड पर्सन जो है अक्यूज़्ड की रिक्वेस्ट पे या अक्यूज़्ड को वो कॉपी प्रोवाइड करेगी और उसको कहेगी कि यहाँ पे आपने फिर ये बयान क्यों दिया था, ठीक है? ताकि अक्यूज़्ड उस कॉपी को पढ़े और देखे कि हाँ, अभी मैंने ये बयान वहाँ पे दिया था, अब मैं यहाँ पे ये क्या बयान दे रहा हूँ, ठीक है? तो अब देखें, आपको अच्छे से पता है कि पुलिस यहाँ पे बयान कैसे लेती है, ठीक है? तो कहने की बात यही है कि ये तो गूंगों से भी बुलवा देते हैं, तो इसलिए उस बयान को नहीं एक्सेप्ट किया जाता। इन शॉर्ट ये समरी है, ठीक है? उसके बाद प्रोविज़ो 1 जो है वो री-एग्ज़ामिनेशन जब होगी, कॉन्ट्रडिक्शन होगी। अब पहले जो थी वो एग्ज़ामिनेशन हो रही थी एविडेंसेस की बेस पे, ठीक है? अब कॉन्ट्रडिक्ट आ गई, कॉन्ट्रडिक्ट के बाद जो है वो री-एग्ज़ामिन अब कैसे होगी? ठीक है? When part is used to contradict, prosecution may use any part in re-examination only to explain matters raised in cross examination, ठीक है? अब जब तसादम पैदा हो ही गया है, ठीक है? तो जब तसादम का दोबारा जरा होगा तो सिर्फ़ वही वज़ाहत एक्सप्लेन की जाएगी, ठीक है? अब डिफेंस जो है, वो उसके पास एक चांस होगा, ठीक है? वो ये चीज़ बता सकता है कि सिचुएशन एक्चुअली में वहाँ पे ये थी और शायद जो मतलब शायद नहीं, मतलब जो मेरा जो यानी कि मुवक्किल है उससे मार के बयान लिया गया है या इस तरह से लिया गया है, तो वो फिर आगे अपनी फर्दर री एग्जामिनेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन देगा, ठीक है? उसके बाद जो हमारे पास प्रोविज़ो 2 है एक्सक्लूजन। कोर्ट में एक्सक्लूड इर्रेलेवेंट पार्ट्स और पार्ट whose disclosure is not essential and is expedient in public interest, कोर्ट रिकॉर्ड opinions not reasons, ठीक है? तो अदालत जो है वो गैर मुतल्लका जो हिस्से हैं कार्रवाई के, वो कार्रवाई से निकाल सकती है, ठीक है? या अगर केस कोई हसास नोयत का है और अदालत समझती है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है और इसको नहीं सामने लाना चाहिए, तो वजूहात की बेस पे वो जो चीज़ें हैं वो उसमें से एक्सक्लूड कर सकती है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 162(2) हमारे पास क्या कहता है? सेक्शन डज़ नॉट अप्लाई टू स्टेटमेंट्स अंडर एविडेंस एक्ट सेक्शन 32(1) एंड डज़ नॉट अफेक्ट एविडेंस एक्ट सेक्शन 27, ठीक है? तो कुछ वजूहात की बेस पे जो है वो पुलिस को दिया गया बयान जो है वो कबूल कर लिया जाएगा, ठीक है? तो अब जैसे कि इसमें क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एविडेंस एक्ट सेक्शन 32(1) हमें क्या कहता है कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा था मुल्ज़िम, तो उसने मरने से पहले ये बताया कि भई मैंने जो इस जुर्म के लिए हथियार यूज़ किए या चाकू या बंदूक यूज़ की, वो मैंने वहाँ पे छुपाई है, ठीक है? और तो उसका बयान जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर वो वहाँ से मतलब वो चीज़ें बरामद भी हो जाती हैं, ठीक है, मिल जाती हैं, तो उस बयान को सही समझा जाएगा, ठीक है? तो ये मतलब जो है इसमें जो है वो स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट साइन एंड यूज़ इन एविडेंस, ठीक है? तो इसमें जो प्रोविज़ो थी वो आपने सही से देख ली है कि वो किस तरह से इस्तेमाल होंगी। तो इसके साथ ही आज के इस चैप्टर को हम एंड करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में ट्राई करेंगे कवर करने की। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।